हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के। और इस सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक मतलब किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने पर, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखकर, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखकर। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है उसे बोला जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। तो ये योग्यता जिनमें मतलब पाई जाएंगी, तो इसमें से प्राकृतिक बुद्धि की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और ये जो बुद्धि के प्रकार हैं, जैसे कि 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, किसने बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी 8 प्रकार की बुद्धि। उसमें से एक बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। बुद्धि का वितरण मतलब सभी लोगों में क्या होता है, समान रूप से नहीं होता है। कोई अधिक प्रतिभाशाली होता है, कोई कम प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। तो ये सब निर्भर होता है बुद्धि के वितरण का जो सिद्धांत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई बच्चा जैसे कि अधिक उम्र का बच्चा है, कोई छोटे उम्र की बच्ची का, जैसे कि कोई मान लो 12 क्लास में पढ़ रहा है, उसने हाई स्कूल की चीज़ें पढ़ ली हैं, वो क्या कर रहा है, हाई स्कूल वाले बच्चे को, जो 12 क्लास का बच्चा कुछ चीज़ें बता रहा है, तो इससे क्या प्रतियोगिता बढ़ेगी, गलत दिया गया है। उच्च नैतिक विकास होगा, ये भी बिल्कुल है गलत। समूहों में द्वंद्व होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि जब कोई छोटी क्लास के बच्चे को बड़ी क्लास के बच्चा बताएगा कोई चीज़ें, तो क्या होगा, उसे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होगा, जो बड़ी क्लास का बच्चा होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। जब कोई अधिगम, पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो इसको कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही सही हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और
सामूहिक दोनों रूपों में। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया ए वाला, यही बिल्कुल सही है कि एक बच्चा जो होता है, बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चा होता है उस कैसे सीखते हैं, मतलब वो स्वयं से भी चीज़ें सीखते हैं, समूहों से भी सीखते हैं, शिक्षक के द्वारा भी सीखते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे का जो है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसके अनुसार वह प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करती है उसे कहा जाता है समावेशन। क्या कहते हैं उसको? समावेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? मतलब जो एक ज्ञान है, जो मतलब एक चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो मतलब कई जगह वो काम आ रही है, कई चीज़ें बच्चे उससे सीख रहे हैं। तो इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन का, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण का, व्यक्ति भिन्नताओं का, या फिर शिक्षा स्वायत्तता का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे बच्चे को मिलता है बढ़ावा ज्ञान के सहसंबंध अंतरण का, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण का। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अब सारी चिंतन से, अब सारी ध्यान से। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अप्रेरित है? तो यह विद्यार्थी अप्रेरित है बाह्य रूप से। कैसे प्रेरित है? बाह्य रूप से अप्रेरित है, बाह्य प्रेरणा है। या फिर बाह्य रूप से न अगर मिले ऑप्शन तो यहाँ पे मिलेगा नकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है कि यह बच्चे कैसे प्रेरित है? अप्रेरित है, नकारात्मक रूप से अप्रेरित है, या फिर बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना सीखने के गतिक क्षेत्र में, जो व्यवहार करना है किस पक्ष में आता है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, जैसे कला प्रदर्शनियाँ जो होती हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका किस लिए निकालना चाहिए? अब ऑप्शन है दिया गया है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ये सभी चीज़ें निकालनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 15 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। कोई शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशन अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इस प्रकार का जो अधिगम है तो इसे कहा जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? कक्षा के लिए
सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षा पर संभावित तनाव बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई जो शिक्षिका है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है, तो इससे वह क्या कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों को इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग और सीखने को यह संवर्धित करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है, चिंतन जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछा गया है। सही और गलत निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसको कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। क्या कहते हैं उसको? नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। और अगर यहीं पे पूछा जाता कि जो है कोहल वर्ग के अनुसार कोई बच्चा कोई निर्णय ले पा रहा है किसी चीज़ के बारे में तो उसे कहा जाएगा नैतिक तड़कड़ा, और अगर निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसे कहा जाएगा नैतिक दुविधा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाएगा नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। मतलब इस विद्यार्थियों को जो ये विद्यार्थी इसको किस क्षेत्र में हेल्प की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो उसको आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र में हेल्प की, भावात्मक क्षेत्र में हेल्प की। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये इसमें भी सहायता करती हैं। मतलब जो सामूहिक गतिविधियां हैं सीखने को आसान बनाने के अतिरिक्त ये किस चीज़ में सहायता करती हैं ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिकरण में सहायता करती हैं, सामाजिकरण में। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल गलत दिया गया ऑप्शन। केवल बालिका शिक्षक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, ये भी ऑप्शन गलत है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा जो समावेशी शिक्षा है उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चे को शामिल करती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो यहाँ जो आनुवांशिकता संबंधी कारक वह है आँखों का रंग। क्या है? आँखों का रंग।
अब क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये प्रायः की ओर संकेत करती हैं। जो त्रुटियां होती हैं वह किस ओर संकेत करती हैं, ये पूछा गया है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, ये भी गलत हो जाएगा। उनके ज्ञान की सीमा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है उनके ज्ञान की सीमा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि त्रुटियों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए शिक्षक को क्योंकि प्रायः वह आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह विकास के वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो बच्चे समान रूप से मतलब समान गुण वाले नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना के अनुसार सभी वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवणहास के ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा मतलब किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मतलब सुनने में जिनको प्रॉब्लम बच्चों में वह किस चीज़ में परेशानी का सामना करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है पढ़ने का यह एक विकार होता है। डिसलेक्सिया संबंधित बच्चे अच्छे से चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, मतलब एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक वह किससे बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी जो बच्चों में पाई जाती है वो पाई जाती है संवेदी गामक अवस्था में या फिर संवेदी प्रेरक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में।